हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईडी वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, जो कि ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आज की अपनी क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक गतिविधि नहीं है। इसमें बतलाना है कि कौन सी जो है आर्थिक गतिविधि नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका स्वैच्छिक समाज सेवा जो होगा आर्थिक गतिविधि नहीं है। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि खेती है, परिवहन है, सेवा, ये तीनों जो है आर्थिक गतिविधि है और स्वैच्छिक समाज सेवा जो है आर्थिक गतिविधि नहीं है। इसमें ये नंबर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। भारत की अर्थव्यवस्था बतलाना है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है। इसमें इसका सी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सही ढंग से बताता है कि भारत जो है अविकसित अर्थव्यवस्था है। इसमें बतलाना है कि कौन सा जो है इसमें कथन कि बतलाता है कि भारत जो है एक अविकसित अर्थव्यवस्था है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। पहला है आय का असमान वितरण, सही है। सेकंड क्या है कि उच्च निर्भरता अनुपात, ये भी सही है। और राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर, ये गलत है। और नेक्स्ट हमारा क्या है कि बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में बदलाव, ये भी सही है। यानी कि इसमें इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक, दो और चार। ऑप्शन नंबर इसमें बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मौलिक विशेषता है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मौलिक विशेषता क्या है। तो चलिए देखते हैं इसको। पहला है बुनियादी उद्योगों में भारी उत्पादन, दूसरा है एकाधिकार का भाव, और तीसरा क्या है कि पूर्ण रोजगार है, और चौथा हमारा है उत्पादन के साधनों का निजी या निजी स्वामित्व। यही सही है। ठीक है। यानी कि इसमें डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता यह दर्शाती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील श्रेणी में है। यहाँ पे बतलाना है कि कौन सी जो है इस विशेषता जो है यह बतलाती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील श्रेणी में है। तो पहला क्या है, पहला है व्यवसाय मुख्य रूप से कृषि है। और दूसरा क्या है कि छिपी हुई बेरोजगारी, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट हमारा क्या है कि मानव पूंजी की खराब गुणवत्ता, ये भी सही है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उच्च सेवन सेवन। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। एक, दो और तीन सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में सेवा क्षेत्र में यूपी पीएसएससी शामिल है। तो कौन कौन जो है इसमें शामिल है, तो परिवहन एवं संचार और होटल जो है शामिल है। ठीक है। यानी कि इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दो और तीन, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो चलिए देखते हैं इसको। पहला है सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन उपलब्ध कराना। और हमारा दूसरा क्या है कि सामाजिक एवं आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण करना। और तीसरा ऑप्शन जो है क्षेत्रीय विकास में संतुलन सुनिश्चित करना। और चौथा है समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। और नीचे क्या दिया गया है कि नीचे दिए गए कोड कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन जो है सही हमारा, यानी कि इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट है, सेवा क्षेत्र की उच्च वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है जिम्मेदार है। इसमें बतलाना है कि सेवा क्षेत्र की उच्च वृद्धि के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है। तो चलिए देखते हैं इसको। पहला है अंतिम उत्पाद के रूप में सेवा की उच्च मांग, बिल्कुल सही है। अंतिम उत्पाद के रूप में सेवा की उच्च मांग। और नेक्स्ट क्या है, तकनीकी एवं संरचनात्मक परिवर्तन। और थर्ड ऑप्शन है सूचना प्रौद्योगिकी का विकास। और चौथा ऑप्शन हमारा क्या है कि वित्तीय क्षेत्र का उदारीकरण और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सुधार। ये चारों ऑप्शन जो है सही है। ठीक है। और इसमें सही बतलाना है तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्रियों के निम्नलिखित में से किस वर्ग ने बाजार अर्थव्यवस्था को परिभाषित किया और उसका पुरजोर समर्थन किया है। तो ये जो किए हैं एडम स्मिथ, रिकार्डो
और जे.के. गैल्ब्रेथ ने किए हैं। ठीक है, इसमें इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन किन आर्थिक मुद्दों को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पे बतलाना है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है किन किन आर्थिक मुद्दों को सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति एवं अस्फीति, सरकारी बजट, ये चारों का किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें इसका करेक्ट आंसर। और क्या पूछा गया है कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर बतलाना है। तो इसमें हमारा चारों ऑप्शन जो है करेक्ट है, तो डी नंबर इसमें इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है वस्तु की मांग किसको निर्दिष्ट करती है। वस्तु की मांग इसमें बतलाना है कि किसको निर्दिष्ट करती है। तो चलिए देखते हैं इसको। इसमें इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, किसी विशिष्ट समय अवधि के दौरान किसी निश्चित कीमत पर मांगा गया परिमाण को निर्देशित करती है। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है अपवादिक मांग वक्र, वह है जिसकी ढाल क्या होती है, दाहिनी और अधोमुखी होती है। ठीक है, इसमें बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के असंगठित क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही है। तो पहला ऑप्शन है असंगठित क्षेत्र की तुलना में इस क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या जो है अधिक है, बिल्कुल सही है। और सेकंड क्या है कि रोजगार सुरक्षा तथा कार्य विनियमन असंगठित क्षेत्र में बेहतर है, ये गलत है। और तीसरा ऑप्शन क्या है कि वे सामान्यतः श्रम संघों में संगठित नहीं है, बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन क्या है कि श्रमिक सामान्यतः सीमित दिनों के लिए नियुक्त होते हैं, ये भी सही है। और यहाँ पे पूछा गया है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बतलाना है। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें भी बतलाना है कि कौन सा जो है सही है। तो चलिए देखते हैं 14 नंबर का क्या होगा। किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं, देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्या है कि गोचर धन का संचय हो पाता है और अगोचर धन का जो है संचय हो पाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा 14 का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 2 और 4 जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन किसी व्यक्ति की वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय और संबंधित माल की कीमतें, ये तीनों करते हैं। ठीक है, तो 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट है, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन किन चीजों की आवश्यकता वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए होती है। तो श्रम, भूमि, मानव पूंजी, भौतिक पूंजी, ये चारों की होती है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किन किन चीजों की आवश्यकता वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए होती है। तो ये चारों की होती है। ठीक है, यानी कि इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पे बतलाना है कि कौन सा कथन जो है असत्य है, असत्य कथन बतलाना है। तो पहला है वे क्रियाएं जो वेतन या लाभ के उद्देश्य से की जाती है और उनके लिए परिश्रमिक का भुगतान किया जाता है, बाजार क्रियाएं कहलाती है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्या है कि जिन क्रियाओं में स्व उपभोग के लिए उत्पादन होता है वे गैर बाजार क्रिया के अंतर्गत आती है, ये भी सही है। और इसमें असत्य कथन बतलाना है, कौन सा कथन जो है असत्य है। तो ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर ना तो 1 है और ना ही 2 है, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, चलिए देखते हैं। और इसमें क्या बतलाना है, सत्य बतलाना है। तो पहला क्या है कि जिस क्षेत्र में किसी वस्तु का उत्पादन सीधा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किया जाता है
उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। बिल्कुल सही है। जिस क्षेत्र में किसी वस्तु का उत्पादन सीधा प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके किया जाता है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। बिल्कुल सही है ये। और सेकेंड ऑप्शन क्या है कि वे गतिविधियां जिनमें प्राकृतिक उत्पादों का विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ये भी सही है। और इसमें क्या बतलाना है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। तो ये दोनों कथन जो है सत्य है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और क्या बतलाना है कि असत्य कथन बतलाना है कि असत्य कथन जो है इसमें कौन सा है। तो पहला है, तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग नहीं करती बल्कि स्वतः स्वतः ही वस्तुओं का उत्पादन करती है। ठीक है। और द्वितीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है, दोनों सही है। ठीक है। और असत्य कथन बतलाना है तो ना तो वन और ना ही दो होगा इसमें। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और इसमें क्या बतलाना है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। तो पहला है, भारत में लोगों को सबसे अधिक रोजगार प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है। और सेकंड क्या है कि भारत के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का है। ये भी सही है। और सत्य कथन ही बदलाना है तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का सी नंबर हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। सत्य कथन बतलाना है। तो पहला है, विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में ही नियोजित होते हैं। बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है, प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा तृतीय क्षेत्र का विकास भी उतना ही अधिक होता है। ये भी सही है। और इसमें सत्य कथन बतलाना है तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट है 22 नंबर, अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं इसको। और इसमें क्या बतलाना है, कौन सा कथन जो है सत्य है। सत्य कथन को बतलाना है। तो पहला है, संगठित क्षेत्र के कर्मचारी को सवेतन, छुट्टी, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं होता है। बिल्कुल गलत है। और नेक्स्ट क्या है, संगठित क्षेत्र में वे उद्यम आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना होता है। ये भी सही है। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 और 3 जो है सही है। 22 का हमारा करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और इसमें बतलाना है कि कौन सा जो है सुमेलित है। ठीक है। तो पहला है स्वनियोजित। स्वनियोजित में जो अपने उद्यम के स्वामी और संचालक है स्वनियोजित कहलाते हैं। सही है। और संगठित क्षेत्र 10 या अधिक कर्मचारी को रोजगार देने वाले निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान तथा सार्वजनिक क्षेत्र होता है। ये भी सही है। और नेक्स्ट क्या है, अनियमित मजदूरी जो दूसरे के खेतों में काम करने के बदले प्राप्त पारिश्रमिक मिलता है। तो ये भी सही है। इसमें बतलाना है कि कौन सा जो है सुमेलित है। तो ये तीनों जो है सुमेलित है। 1, 2 और 3 इसमें तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। इसमें बतलाना है कौन सा जो है। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स इसको, उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए जो व्यय किया जाता है यही है। तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर ही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 25 नंबर, अर्थव्यवस्था में आधार वर्ष क्या होता है। आधार वर्ष क्या होता है अर्थव्यवस्था में, तो वह वर्ष जिसकी कीमत का प्रयोग करके वास्तविक जीडीपी की गणना की जाती है वही अर्थव्यवस्था में आधार वर्ष कहलाती है। ठीक है। यानी कि ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 26 नंबर, निम्नलिखित में कौन अर्थव्यवस्था के पंचक क्षेत्र का उदाहरण है।
कौन सा जो है अर्थव्यवस्था के पंचक क्षेत्र का उदाहरण है? तो केंद्रीय मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री की सेवाएं देना जो है अर्थव्यवस्था के पंचक क्षेत्र का उदाहरण है। ठीक है, इसमें ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? सही कथन की पहचान करनी है, तो चलिए देखते हैं। पहला है मध्यवर्ती उपभोग से अभिप्राय उस व्यय से होता है जो एक लेखा वर्ष में उत्पादकों द्वारा मध्यवर्ती वस्तुओं की खरीद पर किया जाता है। सही है, और इसमें सही कथन पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे बदलाना है, क्या बदलाना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है। तो चलिए देखते हैं। पहला है वैसे देश जहाँ औद्योगिक उत्पादन आरंभ नहीं हुआ है या बहुत निम्न स्तर का है, साक्षरता कम है और जो सदैव विदेशी सहायता या ऋण पर निर्भर है, अत्यल्प विकसित देश या चौथी दुनिया कहलाते हैं। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है? पॉइंट्स ऑफ सेल ऐसे स्थान हैं जहां अल्प विकसित देश आपस में मिलकर क्या करते हैं? आयात निर्यात के मुद्दे पर बातचीत करते हैं। गलत है। और नेक्स्ट हमारा क्या है कि किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार उपलब्धता के स्तर के बीच अरेखीय संबंध दर्शाने वाले वक्र को वेब्रिज वक्र कहते हैं। बिल्कुल सही है। और इसमें सत्य कथन ही बदलाना है, तो 1 और 3 जो है हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है यदि हम किसी वस्तु की अधिक मात्र प्राप्त करना चाहते हैं तो अन्य वस्तुओं की कम मात्र प्राप्त की जा सकेगी। अर्थात एक वस्तु की अधिक मात्र प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की कुछ मात्र को छोड़ना पड़ता है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे जो है आर्थिक लागत और अवसर लागत दोनों कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, आर्थिक लागत और अवसर लागत। नेक्स्ट है 30 नंबर, सभी वस्तुएं दो वस्तुओं के संयोजन को दर्शाने वाला वक्र जिससे उपभोक्ता को समान स्तर की संतुष्टि मिलती है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है तटस्थता वक्र कहलाती है। ठीक है, ए नंबर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की प्रकृति नहीं है? इसमें बतलाना है कि कौन सा जो है एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की प्रकृति नहीं है। तो सजातीय उत्पाद जो है एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की प्रकृति नहीं है। ठीक है, इसमें डी नंबर हो जाएगा। जबकि विक्रेता की अधिक संख्या ये होती है, उद्यमों की स्वतंत्र प्रवेश ये भी होती है और उद्यमों की स्वतंत्र निकास ये भी होती है। ठीक है, और सजातीय उत्पाद जो होती है नहीं होती है। नेक्स्ट है उपभोक्ता आय स्तर और उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तु की संतुलित मात्रा के बीच संबंध को दर्शाया जाता है। तो कैसे दर्शाया जाता है? तो एंजल वक्र से दर्शाया जाता है इसको। ठीक है, एंजल वक्र से दर्शाया जाता है, इसमें इसका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर, क्राउडिंग आउट की स्थिति में भारत जैसे देश के लिए क्या क्या प्रभाव उत्पन्न होंगे? तो इसका जो होगा कीमत स्तर में वृद्धि हो सकती है और सरकार द्वारा कर की दरों को ऊंचा किया जा सकता है। दोनों सही है। और नेक्स्ट क्या है कि मुद्रा के मूल्य में वृद्धि हो सकता है, ये गलत है। यानी कि इसमें इसका करेक्ट आंसर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, तो इसमें ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रपाती प्रभाव क्या है? प्रपाती प्रभाव क्या है? तो प्रपाती प्रभाव जो है वस्तु के उत्पादन के लिए जरूरी आगत का करारोपित होना तथा उत्पादन के प्रत्येक चरण में कर के ऊपर कर लगाने से वस्तु का लागत मूल्य बढ़ जाना होता है। ठीक है, सी नंबर इसमें हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है चक्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत और पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन सा जो है कथन सही है। कथन सही बतलाना है कि कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं। पहला है संसाधनों के दक्षतम उपयोग, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनर्विनिर्माण और नवीकरणीय पर बल दिया जाता है। चक्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये किया जाता है, सही है।
और सेकंड क्या है कि कम से कम संभावित संसाधनों के साथ अधिकतम संभावित लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, ये भी सही है। और सत्य कथन बतलाना है इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, 35 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला है एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे तथा वे आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक भी माने जाते थे। बिल्कुल सही है, एडम स्मिथ जो थे स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे और ये आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक भी माने जाते थे। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है कि उन्होंने 2 क्लासिकल पुस्तकों द थ्योरी ऑफ मॉरल एस्टिमेंटल्स 1759 में तथा एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस 1976 में रचना की थी इसकी। ये भी सही है। ठीक है, और सत्य कथन बदलाना है तो 1 और 2 इसमें दोनों सही है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए देखते हैं इसको। क्या पूछा गया है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा जो है असत्य है, असत्य कथन बतलाना है। ठीक है, तो पहला है सामान्यतः अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में यह देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में द्वितीय क्षेत्रक आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक रहा है। ये गलत है। और नेक्स्ट क्या है कि विकसित देश में अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में ही नियोजित होते हैं। ये बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्या है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा तृतीय क्षेत्र का विकास भी उतना ही अधिक होता है। ये भी सही है, यानी कि इसमें असत्य हमारा कौन सा हो जाएगा, ए नंबर ही हो जाएगा, 1 नंबर ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 1। नेक्स्ट है भारत में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो पहला है इससे स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ती है। बिल्कुल सही है, इससे जो होती है स्त्री की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ती है और इससे उनका सामाजिक औचित्य सुदृढ़ होता है, ये भी सही है। और नेक्स्ट क्या है, स्त्रियों एवं बच्चों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, ये भी सही है। यानी कि हमारा इसमें करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है 39 नंबर, निम्नलिखित में कौन धारणीय विकास की अवधारणा को सही रूप से स्पष्ट करता है। तो ये ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति क्षमता का समझौता किए बिना पूरा करे, यही कहलाते हैं। ठीक है, धारणीय विकास की अवधारणा यही कहलाता है। ऐसा विकास होता है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति क्षमता का समझौता किए बिना पूरा कर सके। ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, और फ्रेंड्स आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, धारणीय विकास लक्ष्य के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में कितने कथन सत्य है, कितने कथन सही है। तो चलिए देखते हैं इसको। 40 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, कथन सत्य सही बतलाना है। कौन सा कथन जो है धारणीय विकास के लक्ष्य के संदर्भ में सही है। तो पहला क्या है कि गरीबों की समग्र दरिद्रता को कम कर सुरक्षित जीवन निर्वाह साधन प्रदान करना, सही है। सेकंड ऑप्शन क्या है कि सामाजिक अस्थिरता को न्यूनतम करना, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन क्या है, पर्यावरण अपक्षय को न्यूनतम करना, ये भी सही है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है कि संसाधन विघटन को न्यूनतम करना, ये भी सही है। यानी कि हमारा इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चारों सही है। तो इसका करेक्ट आंसर सभी चारों हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, थैंक्स फ्रेंड्स।